उसकी बका वाकई रियासत शाह की कामयाबी भी थी और अगर हनीफ खान सरदार रशीद के काबू आ जाते तो दुनिया की कोई ताकत उसे जीतने से नहीं रोक सकती थी, क्योंकि नत्थू खान की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसका इकलौता बेटा ही था जिसके लिए वो अपने हर असूल को कुर्बान कर सकता था। यार ज़रा सब्र से काम ले, इस तरह मामला एक मरतबा बिगड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तवाइफ की यारी बड़ी सोच समझ से निभाई जाती है। उसने यहाँ आना तो है, वहाँ से उसे अपने गाँव में एक रात के लिए ले आना। नज़ीरे ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन इसकी माँ मान जाएगी। हनीफ खान की राल टपक रही थी। मानेगी क्यों नहीं, 5-10 हज़ार देकर उसका मुंह बंद कर देंगे। हनीफ खान वो तवाइफ ज़ादी है, इस शहर की मशहूर तवाइफ की बेटी। दौलत कमाना इन लोगों की ज़िंदगी का सबसे पहला और आखिरी मिशन है, और इनायत भाई के लिए हाथ आइब माया छोड़ देना ऐसा ही है जैसे कोई अपने हाथों खुद को गोली मार ले। मेरी बात समझ गए ना? ज़रा सब्र और हौसले से काम लो। और हाँ, चाचा किधर है? उसने जल भुन कर लेकिन बज़ाहिर बड़े नॉर्मल लहजे में कहा, ठीक है यार, तेरे होते हुए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत भी क्या है। बुलाता हूँ अब्बा को, खैरियत तो है ना? हनीफ खान ने सरे राहे चलते चलते पूछ लिया था। कल रियासत शाह बड़ी अहम मीटिंग कर रहा है, इसमें तुम लोगों को बुलाया है। भाई अब तुम्हारी मर्जी के बगैर वो कोई मीटिंग तो नहीं कर सकता ना। अब तो तुम सरदारों के मुकाबले में इसके सबसे बड़े हलीफ बन गए हो। नज़ीर मोची ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी तो इलेक्शन होने में पूरा 1 महीना पड़ा है। हनीफ खान ने ज़रा शक्की से लहजे में पूछा, अरे यार, मेरे तो सियासत की हेरा फेरियाँ समझ नहीं आती, लेकिन तू सीधा सीधा मर्द है, दलेर आदमी है, सामने से हमला करने वाला है। तुझे अभी इन बातों की समझ नहीं आएगी, फिर तुझे इससे क्या लेना देना। 1 महीना रह गया है या 1 साल? जा तू चाचे को बुला ला। नज़ीर मोची घबरा गया था। अस्सलामुअलैकुम। सुना भाई नज़ीरे, क्या हाल है? अचानक ही सामने वाले दरवाजे से नत्थू खान अंदर आ गया था। नज़ीर मोची की जान में जान आ गई। उसे तो अब ये खौफ दामनगीर होने लगा था कि शायद हनीफ खान अपने बाप तक शाह साहब का पैगाम ही न पहुंचने दे। ठीक हूँ चाचा, शाह साहब ने बतौर ख़ास तुम्हारे पास भेजा था, सलाम कहा है। उसने अपनी आमद का मकसद नत्थू खान को समझा दिया और नत्थू खान ने खुदा का शुक्र अदा किया। उसका जहन भैया दही बात सोच रहा था जो फजल शाह और रियासत शाह ही ने सोची थी। नत्थू खान बड़ा बासूल आदमी था। उसने इस इलाके में 30 साल बदमाशी की थी, लेकिन अपने असूलों के साथ। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि वो किसी को जुबान देकर मुकर गया हो। वो मर तो सकता था, लेकिन अपनी जुबान से फिर नहीं सकता था। और अब हालात अचानक इस तरह पलटा खा गए थे कि उसे अपनी सारी उम्र की रियासत खाक में मिलती दिखाई दे रही थी। नत्थू खान को असल सूरत हाल का तो इल्म नहीं था कि उसका साहबजादा ही तवाइफ को दिल दे बैठा है। उसे तो सिर्फ ये फिक्र खाई जा रही थी कि अगर हनीफ खान इसकी मर्जी के बरक्स पलवाल चला गया तो इसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। रियासत शाह अच्छा था या बुरा, इससे उसे बहस नहीं थी। उन लोगों से उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं मिलाया था। उसे दोस्ती की बाकायदा कीमत अदा की गई थी। इलाके के थानेदार से इसकी इज्जत करवाई थी और उसकी अगली ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। नत्थू खान अब सरहद पार करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। वो इकलौते बेटे का बाप था और उसकी ख्वाहिश अब सिर्फ यही थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी बहन की बेटी को ब्याह कर घर ले आए। उसका ख़ानदान बड़ा मुख्तसर था। एक बहन थी जो जवानी में बेवा हो गई, लेकिन क्या मजाल जो इसने कभी नत्थू खान की गैरत पर आंच आने दी हो। कुरान शरीफ पढ़ी हुई थी, बच्चों को कुरान पाक पढ़ा कर अपनी बेटी जवान कर ली। वो भी नत्थू खान के गाँव ही में रहती थी और अब शायद इस इंतज़ार में जिंदा थी कि कब अपनी इकलौती बेटी रजिया के हाथ पीले करे। नत्थू खान ने भी समझा था शायद उम्र के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने इसकी तौबा कबूल कर ली है और अब वो बाकी ज़िंदगी इत्मीनान से गुजार देगा। इसकी ज़िंदगी की अब बेटे की शादी के अलावा अगर कोई ख्वाहिश थी तो सिर्फ ये कि अपनी बीवी और बहन के साथ हज कर आए, लेकिन रजिया की शादी के बगैर ये मुमकिन नहीं था। नत्थू खान ने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि इलेक्शन के खात्मे पर वो अपने बेटे की धूमधाम से शादी करवा देगा। इसी दरमियान वो रियासत शाह की मदद से पुलिस के रिकॉर्ड से अपना और अपने बेटे का नाम खारिज करवाना चाहता था, ताकि इसकी मौत के बाद भी पुलिस वाले माजी की तरह गुंडा एक्ट की आड़ में इसके बेटे को तंग न कर सके। रियासत शाह की तरफ से ये दावत मिलने पर नत्थू खान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस तरह का कम अज़ कम उसे मसरूफियत का बहाना मिल जाएगा और इसका भरम रह जाएगा। ठीक है नज़ीरे, तू रोटी पानी खा पी, मैं इंशाल्लाह कल सुबह ही हनीफ खान के साथ पहुंच जाऊंगा, उसने नज़ीर मोची से कहा। नज़ीर मोची ने तब यही सोचा था कि शायद बला टल गई और अब उसकी जान बच जाएगी। अपनी दानिश में भी इस तरह की वो खुशो खरम फजल शाह को ये खुशखबरी सुनाने पहुंचा था। ठीक है, अब तुम हर मुमकिन कोशिश करो कि इनायत भाई अपनी बेटी को पुलवाल न ले जाए।
उसे जितनी रकम भी देनी पड़े फिलहाल देकर रोक लो, इसके बारे में फिर इससे निमटते रहेंगे। फजल शाह ने अगला हुक्म सुनाया। लेकिन शाह जी, जब नथू और इसका बेटा यहाँ आ जाएंगे फिर तो ज्यादा बकबक न किया करो। रियासत शाह का हुक्म है कि इनायत और इसकी बेटी पलवाल न जाएं, वो तो नहीं जा सकेंगे। समझ आ गई मेरी बात? फजल शाह ने इसकी बात काट कर उसे डांट दी। नज़ीर मोची को ज़िंदगी में आज शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि इसकी हैसियत तो वक्ती इस्तेमाल की किसी शय से ज़्यादा कुछ भी नहीं। फजल शाह से उसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह वक़्त आने पर आंखें फेर लेगा और इसके साथ ये सलूक करेगा। ठीक है शाह जी, नौकर क्या और नखरा कैसा? नज़ीर मोची ने कहा। उसने दिल ही दिल में बड़ा ख़तरनाक मंसूबा बना लिया था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि शाह साहिबान वक़्त आने पर इसकी कुर्बानी देने से भी हरगिज़ दरेग नहीं करेंगे। नज़ीर मोची को समझ आ गई थी कि उसका बुरा वक़्त आने वाला है। इस इलाके में इसके जराइम के ऐसे ऐसे सबूत मौजूद थे कि वो अगली सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों से बाहर ना आ सकता और इसकी इस कमज़ोरी पर फजल शाह जब चाहता आसानी से ब्लैकमेल कर सकता था। फजल शाह, मैं तो नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ गद्दारी करूं, लेकिन पहल तुमने की है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि चियूंटी वक़्त आने पर हाथी पर भारी पड़ती है। तूने खुद को क्या समझ रखा है? इसने दिल ही दिल में कहा, फिर फजल शाह से गोया हुआ। शाह जी, 20,000 तो उसे एडवांस मिले हैं, 30-40 हज़ार से ही मुंह बंद कर सकूंगा इसका। मेरा वादा रहा कि इलेक्शन के अगले ही रोज़ ये सारी रकम बमासूद इसको वापस कर दूंगा। नज़ीरे तो रहा मोची का मोची, उल्लू के पट्टे। हमारा माल अगर तवाइफें खाने लगें तो हमने कर ली सियासत। तुम हमसे सियासत में बहुत पीछे हो, वक़्त को टाल दो। इसका अगर कोई बाप भी था तो वो भी हमें खुद रकम वापस लौटा जाएगा। ये हमारा काम है, तुम अपना काम करो। फजल शाह कुछ ज़्यादा ही तरंग में आ गया था। 50,000 रुपया फजल शाह ने अपने हाथ से गिनकर नज़ीर मोची के हवाले कर दिया था। आज ही निकल जाओ, वक़्त कम है, कल सुबह तक हमें खुशखबरी मिल जानी चाहिए। मैं रात को तुम्हारे टेलीफोन का इंतज़ार करूँगा। अगर सुबह तक बात न बनी तो फिर हमें कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। तुम रियासत शाह के गुस्से को जानते हो और ये भी याद रखना कि सियासत में कोई किसी का माए बाप नहीं होता। हमें अपनी इज्जत और असम्बली की सीट बचाने के लिए अगर अपने किसी मुलाजिम की कुर्बानी भी देनी पड़े तो रियासत शाह इससे दरेग नहीं करेगा। मेरी बात तुम समझ गए ना? फजल शाह ने पिघलता हुआ सीसा इसके कानों में उंडेलते हुए कहा। शाह जी, आज तक आपका ये गुलाम कभी नाकाम वापस नहीं लौटा। अब ऐसा क्यों होगा? आप मुतमईन रहें शाह जी, बिल्कुल इत्मीनान रखे, आपको रात फ़ोन पर ही इतला मिल जाएगी। नज़ीर मोची ने मक्कारी से दांत निकाले। ठीक है, अल्लाह बेली। फजल शाह ने उसे हाथ से इशारा किया और नज़ीर मोची उसके घुटनों को हाथ लगाकर उठ खड़ा हुआ और बाहर आ गया। 50,000 रुपया उसने हस्बे मामूल कैनूस के एक मामूली से थैले में डाल लिया था और किसी को एहसास ही नहीं हो सकता था कि उसके पास इतनी रकम भी हो सकती है। असूली तौर पर तो इसे यहाँ से नज़दीकी बस स्टैंड तक जाना था, जहाँ से वो बस लेकर शहर तक जाता, लेकिन नज़ीर मोची यहाँ से सीधा अपने घर गया था। उसके घर में रखा ही क्या था? सारी ज़िंदगी उसने ऐशो इशरत की नज़र कर दी थी। बीवी लड़कर 4-5 साल पहले मैके चली गई थी और आज तक वापस नहीं आई थी। उसने पिछले साल ही बीवी को तलाक दे दी थी। नज़ीर मोची ने फजल शाह की मुय्यत में रहकर अगर और कुछ नहीं किया था तो बड़े बड़े ख्वाब ज़रूर सजा लिए थे। इसकी ख्वाहिश थी कि वो गाँव छोड़कर दूसरे शहर में जा बसे और बाकी ज़िंदगी बड़े ठाट बाट से रईसों की तरह गुजार दे। इस मकसद के लिए उसने शहर के एक बैंक में अकाउंट खोला था, जिसका इल्म सिवाय इसके या खुदा की ज़ात के और किसी को नहीं था। नज़ीर मोची ने यहाँ 1.5-2 लाख रुपए की रकम जमा कर ली थी। शायद वो ज़हनी तौर पर इस बुरे वक़्त की तैयारी कर रहा था। आज इसे अपने फ़ैसले पर खुद को शाबाश देने को दिल चाहता था। अपने घर से, जो दरअसल में फजल शाह ही की हवेली का एक हिस्सा था, इसने अपना बैग लिया और इसे कपड़ों से भरकर गाँव से बाहर आ गया। ये बैग इसने मुल्हिका गांव में अपने एक दोस्त के पास रखा और अगले गांव का रास्ता लिया। हमीदा उसे गांव के बाहर हवेली ही पर मिल गया था। हमीदा मकामी स्मगलर और फजल शाह का साथी था। फजल शाह ने उसे अपनी नौइयत के घिनौने कामों में नज़ीरे को अपना हमराज बना रखा था। आज तक नज़ीरा ही हमीदे के पास माल लाया और ले जाया करता था। फजल शाह इसका साथी ज़रूर था, लेकिन इसकी हैसियत स्लीपिंग पार्टनर की सी थी। इसके तमाम मफादात की निगरानी नज़ीर मोची ही किया करता था। फजल शाह का सिर्फ इतना काम था कि अपना आधा हिस्सा नज़ीरे के ज़रिए वसूल कर लिया करे और पुलिस के चेहरे में इसकी मदद करे। मकामी थानेदार को इल्म था कि हमीदा फजल शाह का आदमी था और इन्हें बाकायदगी से अपना हिस्सा मिल जाया करता था, इसलिए उन्होंने कभी हमीदे को तंग नहीं किया था। ऐसे 3-4 और गोरखधंधे भी इसने इस इलाके में फैला रखे थे।
जिन्हें रियासत शाह से बड़े पहले शाह साहब की भी मुकम्मल पुष्पनाही हासिल रही थी। फजल शाह का खास हरकारा होने के सबब नज़ीर मोची इसके इर्दो गिर्द गोरख धंधे के दरमियानी आदमी की हैसियत से काम कर रहा था। हमीदे के लिए नज़ीर मोची की हैसियत वही थी जो फजल शाह की हो सकती थी, क्योंकि फजल शाह ने इसका तारुफ इस हैसियत से करवाया था। लाखों रुपया वो हमीदे से ले जाता और इसे फजल शाह से ला कर दिया करता था। आ भाई नज़ीर, खैर है, क्या हाल है तेरा? हमीदे ने इसकी शक्ल पर नज़र पड़ते ही क्या, यार एक इमरजेंसी आ गई है, शाह साहब ने फ़ौरन 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करने के लिए कहा है। दरअसल एक सौदा, लेकिन अभी 3 रोज़ पहले ही तो 1 लाख ले गया था। मेरे पास इतनी ज़्यादा रकम 2-3 रोज़ तक नहीं आ सकती। खैर है, शाह साहब को क्या ज़रूरत आन पड़ी? हमीदे ने कदरे हैरानगी से पूछा। हमीदे, यार तुझे तो इल्म है, बड़े शाह साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो इस तरह पुलवाल वाले सरदार अचानक मुकाबले पर आ गए, और बिल्कुल अचानक। पार्टी वो भी तगड़ी है, बस यार इन बड़े लोगों के अपने ही धंधे होते हैं। एक सरकारी जीप आई हुई है, शायद कोई सौदेबाजी हो रही है। तो जानता है शाह साहब पैसे की परवाह नहीं करते, इसलिए इसे अपनी इज्जत और अपने बंदे की अहमियत दौलत से कहीं ज़्यादा होती है। नज़ीर मोची ने तमहीद बांधी। मैं भी सोच रहा था कि आजकल शाह साहब इतना कैश मंगवाते हैं। हमीदे ने खुद ही बेवकूफ़ों की तरह अपने शक का जवाब ही तलाश कर लिया। हाँ यार, तू ज़रा जल्दी कर दे, मुझे बस फ़ौरन ही जाना है, अभी शहर भी वापस जाना है। आजकल तो मेरा एक कदम गांव में और दूसरा शहर में होता है। नज़ीर मोची ने तेज़ी का मुजाहरा किया। यार घंटा 2 घंटे दे, अभी मेरे पास इतना कैश नहीं है। गफूरे की तरफ अपना आदमी भेज कर मंगवा लूँगा, हमीदे ने कहा। अभी कितना बंदोबस्त कर सकता है? नज़ीरे ने बेचैनी से दरियाफ्त किया। अभी तो मुश्किल से 1 लाख रुपया होगा, वो भी इत्तफाक से कल एक सौदा हो गया था और शहर वाली पार्टी खुद आकर माल ले गई है, हमीदे ने वजाहत की। अच्छा यार, तो मुझे फ़ौरन 1 लाख दे और जितनी जल्दी मुमकिन हो बाकी 1 लाख लेकर फजल शाह के बाहर वाली हवेली पर पहुंच जाए। ख्याल रहे कहीं घर न पहुंच जाना, नज़ीर मोची ने कहा। ये तेरी बात ठीक है, अच्छा अभी लाया। हमीदे ने गधों की तरह सर हिलाया और इसे इंतज़ार करने का कहकर दूसरे कमरे में चला गया। इसकी वापसी बमुश्किल 3-4 मिनट बाद ही हो गई थी। ये ले यार, 90,000 रुपया है, गिन ले। हमीदे ने एक रुमाल में फटे नोट इसकी तरफ बढ़ाए। यार गिनने का वक़्त कहाँ है, तू जितनी जल्दी हो सके बाकी रकम लेकर आ जा। ये कहते हुए नज़ीर मोची ने अपने हाथ में पकड़े कैनूस के थैले में वो नोट कपड़े समेत उंडे। ये देख, एक और पार्टी से 50,000 लेकर आया हूँ, शाम तक शाह साहब को 3 लाख पूरे करके देने हैं, उसने हमीदे के सामने थैले का मुंह करते हुए कहा। हमीदे ने थैले में मौजूद नोटों पर एक चिलचिलाती नज़र डाली और मुतमईन होकर सर हिला दिया। अगर इसके दिल में कहीं कोई वाहमा भी था तो वो अब निकल चुका था। वाकई शाह साहब को अचानक ज़रूरत आन पड़ी थी। चला जाएगा या कोई राइफल वाला साथ दूं? खुदा का नाम ले यार, मेरा अपना तरीका है काम करने का। ये गोलियों बंदूकों वाले काम तुम्हें और शाह साहब को ही ज़ेब देते हैं। मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ, तो बेफिक्र रहे। यहाँ के तो ईंट पत्थर शाह साहब के ताबेदार हैं। मेरी तरफ किसी ने मैली आंख से देख कर मरना है क्या? ये कहते हुए वो उठकर खड़ा हो गया था। अच्छा भाई हमीद, अल्लाह बेल, रकम ज़रा जल्दी पहुँचा दे रहा, इसने जाते हुए कहा। यार तू बेफिक्र रह, शाह साहब का हुक्म पूरा होगा, हमीदे ने चापलूसी से कहा। करीबन 2 घंटे बाद जब हमीदा रकम लेकर फजल शाह के बाहर वाली हवेली पर पहुंचा तो फजल शाह किसी काम से बाहर गया हुआ था। चूंकि ये खासा खुफिया मामला था, इसलिए हमीदा दुम सादे बैठ रहा, ना ही किसी ने उससे आमद का मकसद दरियाफ्त किया। इस हवेली पर फजल शाह के खास नौकर ही हुआ करते थे और उन्हें इल्म था कि यहाँ आने वाली कोई भी हस्ती मामूली नहीं हो सकती। उन्हें मेहमान के सिर्फ खिदमत करने का हुक्म था, इससे पूछगछ की इजाज़त नहीं थी। हमीदे को रह रह कर अफसोस हो रहा था कि उसे देर हो गई, कहीं फजल शाह गुस्से ही ना हो जाए। अगर ऐसा होता तो इसके लिए क़यामत आ जाती, क्योंकि उसका अगर कोई धंधा चल रहा था तो सिर्फ फजल शाह की वजह से। ये फजल शाह ही था जिसने हमीदे जैसे मामूली से चोर को इलाके का बाअसर स्मगलर और 2 मुरब्बे अराजी का मालिक बना दिया था। फजल शाह की आमद 2 घंटे बाद हुई। हमीदे को देखकर पहले तो उसे गुस्सा आ गया, फिर हैरत होने लगी कि ये यहाँ क्यों आ गया। फजल शाह का अपना तरीका वारदात था और वो अमूमन पसे पर्दा रह कर काम करने का आदी था। इसके तमाम जराइम पेशा साथी इस बात से बखूबी आगाह थे कि फजल शाह किसी का इस तरह मुंह उठाकर डेरे पर चले आना हरगिज पसंद नहीं करता था। तुम यहाँ, तुम्हें किसने कहा था आने के लिए? फजल शाह ने इसके सलाम को नज़रअंदाज करते हुए बड़े करख्त लहजे में पूछा।
शाह जी, मेरी क्या मजाल है कि आपके हुक्म के बगैर इस गांव की हदूद में भी कदम रखूं। मैं तो नज़ीरे के। क्या कहा था नज़ीरे ने? फजल शाह को अचानक झटका सा लगा। इसने फौरन ही हमीदे की बात काट दी। शाह जी, इसने कहा था कि 1 घंटे के अंदर बकाया रकम लेकर आपकी खिदमत में पहुंच जाऊं। बड़ी इमरजेंसी है, मैंने तो माल भी सस्ते दामों उठा दिया है। हमीदे ने एहतजाजी अंदाज में कहा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, कोई नशा तो नहीं कर लिया था? फजल शाह को वाकई गुस्सा आने लगा था। हमीदे ने जवाब में कस्में खानी और कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और इसे सारी वारदात बता दी। जूं जूं वो अपनी बप्ता सुना रहा था, तू फजल शाह का पारा चढ़ रहा था। ठीक है, तो रकम दे और चला जाए, और आइंदा जब भी वो आए बिठा कर मुझे इतला कर देना। फजल शाह ने गुस्से से कांपते हुए कहा। उसे फौरन समझ आ गई कि नज़ीरा मोची उसके साथ हाथ कर गया है, लेकिन इसकी ये हिम्मत। फजल शाह ने दांत पीसते हुए खुद से बिड़बिड़ाते हुए कहा। शाह जी, मैं समझा नहीं, क्या नज़ीरा? हाँ, उस हरामजादे ने अपनी औकात दिखाई है। हमीदे, अपने बंदे दौड़ा दो, मुझे आज रात तक वो जिंदा या मुर्दा हर हालत में चाहिए। फजल शाह ने इसकी बात काटते हुए कहा। मेरे मौला, ये क्या गजब हो गया? शाह जी, उसकी मौत ही आई होगी जिसने उसे गुमराह किया। कहाँ जाएगा बचकर? मैं इसके कई ठिकाने जानता हूँ, उसने अपने नंबर बनाने चाहिए। हमीदे, तुम जाओ और कल रात जो माल पार जाना है वो भी रोक लो। न जाने वो हरामी क्या क्या चक्कर चला गया है। और हाँ, अब मैं खुद तुमसे राब्ता करूँगा, फजल शाह ने कुछ सोचते हुए कहा। हमीदा चला गया। फजल शाह का बस नहीं चलता था कि कुछ कर गुजरे। नज़ीर मोची ने जिस कमीनगी का मुजाहरा किया था, इसका तो फजल शाह तस्वुर भी नहीं कर सकता था। वो तो नज़ीरे को एक बुज़दिल और दलाल किस्म का चमचा समझता था। नज़ीरा इतनी जुर्रत करेगा कि शाह साहब को ही रगड़ा दे देगा, ये सोचकर इसका दिमाग ख़राब होने लगा था। शाम तक हमीदे की तरह 2 और बदमाश भी इस तरह फजल शाह के डेरे पर पहुंच चुके थे। नज़ीर मोची जाते हुए फजल शाह के साथ 3 लाख रुपए का हाथ कर गया था। फजल शाह के लिए पैसों से ज़्यादा अहमियत अपनी साख की थी। अगर इसके कमी कमीन ही इस तरह की हरकतें करने लगे तो इसका क्या बनेगा? इसने इलाके के चप्पे चप्पे पर अपने लोगों को फैला दिया था। शाम ढलने तक नज़दीक दूर के देहातों में करीबन 50 घुड़सवार नज़ीर मोची को ढूंढते फिर रहे थे, लेकिन अब वो इसकी दस्तरस से बाहर हो चुका था। रियासत शाह ने इसकी बात बड़े इत्मीनान से सुनी थी। फजल शाह, तुमने देख लिया अंजाम मेरी नसीहत पर अमल ना करने का। शाम ढलने तक नज़दीक दूर के देहातों में करीबन 50 घुड़सवार नज़ीर मोची को ढूंढते फिर रहे थे, लेकिन अब वो उनकी दस्तरस से बाहर हो चुका था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।